ठाटे। स्वागत है आपका रियल कंपटीशन क्लासेस यानी नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत ठाटे। आज क्लास चल रही है आपकी जो निरंतर चलती आ रही है। आज हमारी 5वीं क्लास है पॉलिटी की। तो हम अभी तक इसमें संविधान सभा पर जो क्या वाद विवाद थे वो संविधान सभा का निर्माण हम इससे पहले जो सेशन कर चुके हैं। आज का जो विषय है वो है संविधान सभा में जो संविधान हमारा था उसमें अन्य देशों का क्या प्रभाव पड़ा, अन्य देशों का प्रभाव कैसे पड़ा। उसके बाद में जो हमारा संविधान लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, क्या ये कॉपीराइट है या नहीं है। अन्य लोगों की तरह तरह के लोगों की जो भी विचार थे, आलोचनाएं थी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डिस्कस के साथ साथ ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें से बहुत सी चीज़ें आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम एक वो अधिनियम था जब अंग्रेज यहाँ पर भारत में अपनी सत्ता को स्टेबल करना चाहते थे। तब उनको लगता था कि यहाँ के भारत के जो लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ दल हैं वो अब धीमे धीमे हमारी जो जड़ें हैं उनको खोखला करने वाले हैं। अब उनको मजबूती से करने के लिए उन्होंने हमें एक लॉलीपॉप दिया, कहते हैं ना, एक एडवांटेज उनकी तरफ से था कि आपके लिए हम संविधान बना रहे हैं और संविधान आप उसे मैं कह रहा ट्रायल पे भेजना। तो भारत शासन अधिनियम 1935 उन्होंने बनाकर भेजा जिसमें भारतों का भी मत था। इससे पहले बात करूं, अब क्यूरियोसिटी ये होगी आपके दिमाग में कि इससे पहले भी तो मतलब संविधान आए थे उनकी तरफ से, लेकिन वो आए जरूर थे, लेकिन उसमें हर संविधान बैठक में या किसी भी मिशन में, जैसे कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद में बहुत सारे कहते हैं 1909 1919 का ये पार्लियामेंट और रेगुलेटिंग एक्ट आए, उसमें भारत के लिए नहीं था। भारत के लिए सिर्फ एक सुविधाएं थी, लेकिन सुविधाओं को लिखने वाले वही अंग्रेज थे, इसलिए हमने उनको नकारा। उसके बाद कैबिनेट मिशन आए, कैबिनेट मिशन अंतिम में आया, लेकिन भारत शासन अधिनियम थोड़ा सा ठीक था, इसमें भारतों का कुछ योगदान था। इसमें क्या क्या इन्होंने कहा, क्या क्या बात कही, तो 1935 में संघीय तंत्र की बात कही। संघीय मतलब जो केंद्र की है, राज्यपाल का कार्यालय उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हर जो भी आपकी जो प्रांत हैं उनमें हमारी तरफ से एक मुखबरा कह दो या फिर उनका आदमी बैठेगा जिसे हम गवर्नर कहेंगे वो लोग। न्यायपालिका भेजी उन्होंने, लोक सेवा आयोग भेजा जिससे आपके यहाँ के ही लोग यूपीएससी यानी आईएएस बन सकते हैं उस टाइम पर प्रशासनिक अधिकारी। आपातकालीन उपबंध भेजे और प्रशासनिक विवरण भेजा 1935 के भारत शासन अधिनियम में। वहीं जब मैं बात करूं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन, जो भी हमारी राज्यसभा लोकसभा या संसद में जो बैठकें होती हैं, जो सत्र होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे होते हैं जैसे ब्रिटेन में होते थे, बस वही सब हमने कॉपी मारा है। कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय शासन, विधि का शासन मतलब कानून की व्यवस्था कैसी हो तो अंग्रेजों जैसी हो। पहले जो पुलिस कार्य किया करती थी, इस पर मैंने कह रहा हूँ अपनी ओर से लिखा हुआ है, पुलिस व्यवस्था ब्रिटेन की तर्ज पर है। पहले जो पुलिस काम किया करती थी वो अंग्रेजों के इशारों पर किया करती थी। तो आज पुलिस काम कर रही है वो अंग्रेजों की तरह ही कर रही है, लेकिन वो अंग्रेज न होकर आज नेता या बड़े जो कहते हैं ना, अब काले अंग्रेजों पर काम करती है। या दो सदनात्मक व्यवस्था, एक सदन में 2 सदन होंगे जैसे कि आज भी है लोकसभा राज्यसभा। तो विधायी प्रक्रिया, एक नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली के मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, एक मुख्य होगा, उसके नीचे और मंत्रिमंडल होंगे। जैसे वहाँ रानी होगी लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति होगा। हर जगह सत्ताएँ वो रानी परंपरागत रहेगी, पारिवारिक मतलब वंश से वंश चलेगा, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी और कुछ नहीं। ब्रिटेन में हमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, 2 सदनात्मक व्यवस्था। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका से भी हमने देखा, क्योंकि हमारे पास तो अपना कुछ था ही नहीं, अपने पास तो क्या है, कभी भी आदत नहीं रही अपना कुछ करने की, हमेशा लेते ही हैं। अरे तो छोड़ो, मोबाइल भी नहीं बनाते हम, विदेशी मोबाइल ज़्यादातर चलाते हैं। कोई भी देश ऐसा है जो कि भारत के मोबाइल दिए हुए चला रहा हो, या कोई जैसे चाइना का मोबाइल अमेरिका में चल रहा हो, या अमेरिका का मोबाइल कोई चाइना में चल रहा हो। उन्होंने अपने अपने देशों के खुद के मोबाइल कंपनियाँ हैं और खुद बनाते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे यहाँ पर मजदूरी है जो कि अन्य देशों में मजदूरी करने जाते हैं। अपना स्टेबल कुछ नहीं है, सच है, लेकिन कड़वा है, अच्छा नहीं लगता कुछ लोगों को। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहाँ से मूल अधिकार लिए, क्योंकि यहाँ तो कोई संस्कार नाम की चीज़ थी नहीं और मूल अधिकार इसलिए मिलते। उन्होंने कह दिया अमेरिका करते हैं वही हम करेंगे। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, क्यों वैसे पराधीन थी, जब हम स्वतंत्र अंग्रेजों से हो गए तो स्वतंत्र न्यायपालिका वहाँ से लेने की क्या जरूरत थी, सही बात ये थी। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, न्यायिक प्रावलोकन के पहली बार अगर जो कुछ जजमेंट गलत होता है तो फिर से उसे जांच की जा सकती है, फिर से न्यायिक प्रावलोकन हो सकता है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब के सब कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। वहीं अगला हमने संविधान लिया था
आइलैंड का, जैसे उन्होंने डीपीएसपी लिए। राज्य सरकार राज्य के लिए क्या कर सकती है, क्या क्या सुविधाएं देगी, वो हम चर्चा करेंगे डीपीएसपी 36 से 51 तक। फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति किस प्रकार निर्वाचित होगा, कौन शपथ लाएगा, कौन कौन खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, उसकी अर्हताएं क्या होगी, योग्यताएं क्या होगी, उसके बारे की जो पद्धति है वो आयरलैंड से ली गई। लेकिन राष्ट्रपति की जो महाभियोग है, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमने अमेरिका से ली है। साथ साथ नोट पॉइंट करते चलें। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति जो 12 राज्यसभा में मनोनीत सदस्य करेगा उनको हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हमने किसानों के लिए या फिर राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व लिए। राष्ट्रपति पर निर्वाचन पद्धति, हमें निर्वाचित कैसे करना है। उसके बाद राज्यसभा में मनोनीत सदस्य लिए। उसके बाद जब हम पहुँचे कनाडा, हमारे जो लोग भटकते भटकाते समुद्र पार करके पहुँच के कनाडा से हमने लिया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र, बात समझो यहाँ पर, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र निहित में होना, मतलब क्या है, जो भी शक्ति होगी वो किसके अंतर्गत तो होती, केंद्र के साथ होगी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति पश्चात पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल को रखेंगे। ये कनाडा से हमने लिया, सीखा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर रहेगा, किस किससे परामर्श दे सकता है, राज्यों के केस उठा सकता है कैसे। उसके बाद पहुँचे हम ऑस्ट्रेलिया। कुछ लोग हमारे ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, ऑस्ट्रेलिया की किताबें पढ़ मारी और वहाँ से हमें मिला कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हमें देखने को मिला कि राज्य और केंद्र दोनों की एक ही गड्ढा, मतलब एक ही खाता, तो राज्य की आधा हिस्सा, केंद्र का हिस्सा। मैं तुम्हें एक डिटेल से बताता हूँ। राज्य सूची का मतलब है कि राज्य जो भी काम करेगा वो राज्य सूची के विषय में आएगा। राज्य उन योजनाओं को चलाएगा, राज्य उनसे कमाएगा और राज्य अपने पास रखेगा पैसा उसको। जो केंद्र सूची का मतलब है जो केंद्र के विषय हैं, मतलब जैसे कि सेना है और जो केंद्र इनकम टैक्स है, जो भी है वो केंद्र अपने पास से सीधा रखेगा, वो केंद्र लेवल पे अपने विकास करेगा। अब एक खाता और बनाया, ज्वाइंट खाता, राज्य और केंद्र दोनों को मिलाकर समवर्ती सूची। उसमें क्या होगा, आधा आधा दोनों में कमाएंगे, आधा ही आधा दोनों बांटेंगे, वो था समवर्ती सूची। तो भाई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए समवर्ती सूची को, कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ले ली उन्होंने। संसद की संयुक्त बैठक, कभी कभी क्या है कि कोई कानून पास करना है या कोई धन विधेयक पर बात करनी है तो राष्ट्रपति उनको कह सकता है, आर्टिकल 108 के तहत का संयुक्त अधिवेशन होगा, राज्यसभा लोकसभा के दोनों के लोग एक ही हाउस में बैठेंगे। तो ये भी हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। उसके बाद केंद्र और राज्य में संबंध क्या होना चाहिए, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा। ठीक है, क्योंकि खुद ऑस्ट्रेलिया अपने आप में उड़ता हुआ रूमाल है। मेरी बात समझो, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा कैसा है, इस प्रकार है, इस प्रकार है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 4 भागों अपने आप बटा हुआ है, वही अंग्रेज बांटा है। यहाँ पर वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर ऐसे राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा महाद्वीप 4 हिस्सों में यानी दिशाओं के आधार पर बटा हुआ है। उनसे इन्होंने लिया है राज्य और केंद्र के साथ कैसी व्यवस्था रहनी चाहिए। अभी तो देखो, अभी तो सुनो आगे क्या क्या होता है। अभी तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि हमने लिया कहाँ कहाँ से क्या क्या था। देखो, मेरा कोई परस्पेक्टिव ऐसा नहीं है कि संविधान खराब लिखा गया है, नहीं, मैं ये कहता हूँ कि संविधान अच्छा लिखा गया है। मैं भाई बीच का हूँ, जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतनी सी बातें। नहीं कल को वायरल कर दिया जाएगा, संविधान इतने बड़े विज्ञात हो तो आप ही छाप दो। अरे मौका दो, हम भी छाप देंगे, ठीक है। अरे ऐसे संविधान तो कोई भी छाप सकता है, कहीं से भी टिप कर किसी की कॉपीराइट मार दो, ठीक है। अब बात करें जर्मनी से हमने क्या लिया। जर्मनी से हमने पहले कल बताया था कि जर्मनी से हमने क्या लिए। देखो, हमने सीखा मतलब देश पर कंट्रोल कैसे करना चाहिए, जिसका मतलब आपातकाल किससे लगाएं, जितना भी आपातकाल था, डिक्टेटरशिप, वो हमने जर्मनी से ली। और हमारी इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगा दी बिना राष्ट्रपति के कहने पर, तो क्या गलत किया, सिखाया किसने, तो उन्होंने फॉलो किया उस चीज़ को। उन्होंने जर्मनी से जब उपबंध लिए हैं तो थोड़ी सी तो हिटलर की व्यवस्था आ सकती है ना, तो वो व्यवस्था थी। हालांकि उन्होंने अपने समय पर सही किया, लोगों को गलत लगता है, मुझे नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि जब तक राजा सशक्त नहीं तब तक वो राजा ही नहीं है। जर्मनी का एक बायमर है, बायमर संविधान, इसका फोटो देखिए आप, आपको विजुअल हो रहा हो तो। बायमर, ये आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, मतलब क्या है, जब भी इमरजेंसी लगेगी तब तुम्हारे सबके सब मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे, कुछ को छोड़कर आपके सबके सब, जैसे जीने का अधिकार है वो आपको बहाल कर दिया जाएगा। उसके बाद 15 खत्म, कानून के समान है वो भी खत्म, मतलब सब खत्म, स्वतंत्रता तो बिल्कुल खत्म, सिर्फ एक रह जाए 21 से, वो आपको जीने के लिए कुछ रह जाते हैं। अब बात करेंगे यूएसएसआर। अब यूएसएसआर
तब तो पूरा देश था, अब तो 92 में जाके वो टूट गया। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों के तीनों जो शब्द आपको दिख रहे हैं ये कहाँ से लिए गए? यूएसएसआर से, जो प्रस्तावना में जोड़े गए। फ्रांस से हमने क्या लिया? गणतंत्र। मतलब क्या है कि गणतंत्र का मतलब है कि संविधान लागू होना, कुछ नियम कानून चलने, नियम कानूनों को देश में संचालन करना। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये तीनों शब्द, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जुड़े गए फ्रांस से। ध्यान रखना, यूएसएसआर से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्याय की बात कही है, वो हमने यूएसएसआर से टिप नहीं कहूँगा। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये तीनों हमने फ्रांस से टिप लिए। अफ्रीका से क्या बचा? गरीब देश में है क्या? उस दक्षिण अफ्रीका में क्या होता था कि वो अपना संविधान बनाते, फिर सुधारते, फिर बनाते, सुधारते, बनाते, सुधारते। उन्होंने कि ये सही हो रहा है काम, अफ्रीका से ले लिया जाए, अगर जो हम पे कोई गलतियां हो जाएं उसको बनाने का प्रक्रिया। वो प्रक्रिया उन्होंने कहाँ से ले ली? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों के दोनों कहाँ से ले लिए? दक्षिण अफ्रीका से। क्योंकि अफ्रीकन लोग हमेशा बनाते बिगाड़ते फिर संशोधन करते, तो हमने कहा ये ज़्यादा करते हैं, यहाँ से ले लो ना अच्छी सी व्यवस्था, तो वहाँ से ले लिए संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। जापान से क्या लिया गया? तो जापान से लिया गया वेद द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के द्वारा जो भी प्रक्रिया है उसको आपको मानना पड़ेगा। तो ये हमने जापान से लिया। वैसे भी जापान अपने आप में क्या है, खुद ज़्यादा ही कानून मानता है, वहाँ का हर आदमी जिम्मेदार है। जापान में क्या होता है, जैसे वहाँ पर सरकारी तंत्र पर कोई चीज़ डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट ही चीज़ है, गवर्नमेंट मान लो कोई वाहन है, तो गवर्नमेंट वाहन है तो वो लोग अपना वाहन समझते हैं, वो समझते हैं ये समस्त हमारा ही वो वाहन है, उसको कोई क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए। और यहाँ भारत में क्या होता है, झगड़ा थोड़ी सी बात का है, बस पहले जला दी जाएगी, और कल को चाहे 50 रुपये बढ़ा दिए जाएँ, 50 रुपये फिर उस पर बढ़ा दिए जाएँ टिकट पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जापान भारत में अंतर है, कहीं से लेने से और यहाँ पर मनवाने में बहुत अंतर है। लिख तो दिया, लेकिन रूल, लॉ एंड ऑर्डर कैसे फॉलो करें। आगे 1935 शासन अधिनियम, लोगों ने इसे बोल दिया कार्बन कॉपी। बहुत बड़ी बात बोल दी कि संविधान नहीं है, संविधान 1935 की कार्बन कॉपी है। अब कार्बन कॉपी क्यों कहा? उन्होंने कहा इसमें से 250 जो आर्टिकल हैं, 250 आर्टिकल हैं, वो 1935 के शासन अधिनियम से लिए गए हैं। आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी बताया गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने काफ़ी प्रावधान इस अधिनियम से लिए हैं, जिससे संविधान इस अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया। लगभग कितने 250 आर्टिकल इन्होंने 1935 शासन अधिनियम से ले लिए, उस संविधान से ले लिए। बच्चे कुछ ऊपर से इधर उधर से हाथ मार लाई, कोई किधर भागा कोई किधर भागा, चाय पानी पी पा के खा पी के अपनी किताब पुस्तक ले आए कि साहब हमें वहाँ से ये लगा। अमेरिका सामने देखा तो उन्होंने कहा, वो 7 सदस्यीय टीम थी, कहा ये तो पहले तुम ही लिया, ऐसा करो, इसे हटाओ, इससे रख लो, इससे हटाओ, इससे रख लो, इससे हटाओ, ऐसे जोत जाड़ के अपना लिखवा दिया और बनवा दिया और कह दिया हल्ला बोल 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उधार का संविधान भी कहा, आलोचकों के हिसाब से इसे उधार का संविधान भी कहा गया है, क्योंकि आलोचकों ने कहा कि भारतीय संविधान को उधार संविधान कहा गया, क्योंकि कुछ भी नया व मौलिक नहीं है इसमें, मतलब अपनी सोच कुछ भी नहीं है। अपनी तरफ से जो एक सिंगल आर्टिकल होता तो वो कह देते कि हाँ ये भारतीय है। अब संशोधन करके 106 वो अलग से जोड़ दिया, वो अलग बात है भारत के हिसाब से। तो आलोचकों के हिसाब से कहा गया ये उधार का संविधान है। 1935 में जो आया था वो भी अंग्रेजों का ही था, और उसके बाद में जो भी आप लेके आए हो या तो यूरोप के सहयोगी देशों का है या फिर किसी और देश का है, उसको आप लेकर आए हैं, अपना कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उधार का संविधान भी कहा। कहा किसने? इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आई, इसे दरकिनार स्वीकार किया गया, संशोधन करके भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार कर दिया गया। महाकाय आकार का मतलब है कि संविधान ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा संविधान, ज़्यादा जटिल संविधान का मतलब है वकीलों को स्वर्ग का कहना, वकीलों का स्वर्ग कहना, क्योंकि जितना ज़्यादा जटिल होगा उतना ही ज़्यादा आदमी समझ नहीं पाएगा, उसका भरपूर फायदा या अपने अधिकार समझ नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या थी। लोगों की ये भी आलोचना थी कि महाकाय आकार का है, भारतीय संविधान अति विशाल विस्तृत है, इसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी शामिल हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। सर आइवर कहते हैं, आइवर और जेनिंग्स ये दोनों कहते हैं कि प्रावधान बाहर से लिए गए, उनका चयन बेहतर नहीं है, और संविधान समान रूप से कहीं तो बहुत लंबा है और कहीं बहुत ज़्यादा जटिल है।
उन्होंने कहा कि ये संविधान जो बाहर से लिया गया है वो यहाँ पर कारगर नहीं है। इनकी एक थ्योरी है, उन्होंने कहा कि जैसा देश वैसा भेष, मतलब ये है कि यहाँ पर जैसा व्यवस्था होनी चाहिए थी वैसा इस यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से 2.5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। आलोचकों ने यह भी कहा था कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लग गया है, कुछ आलोचकों ने कहा इसमें समय बहुत कम लगा है, कुछ लोगों ने ये मत था आलोचकों का या इनका जो सर आइवर है उन्होंने कहा था कि संविधान जब तक अपनी नहीं होगा तब तक आप वृद्धि नहीं कर सकते। चाहे संविधान पूरा ना लिखिए, आप 5 वर्ष ले लीजिए, 2 वर्ष या 3 वर्ष या 1 वर्ष आप संविधान के कुछ पहलू बनाते, कुछ नियम रेगुलेशन बनाते अपने देश को देखकर, और उसके बाद फिर आगे का 4 वर्ष मांगते। अभी क्या है, यहाँ की प्रक्रिया बताते, कुछ मूल अधिकार थे तो वो अपने हिसाब से लेते और जो भी व्यवस्था थी वो कुछ थोड़ा बनाते, फिर आगे चल के जैसे संशोधन हमने किए वैसे हम अपना जोड़ते रहते हैं संविधान। तो क्या है कि धीमे धीमे लोग समझते रहते, समय समय पर लोग समझते रहते हैं कि ये चीज़ जुड़ती जा रही है, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो उस हिसाब से संविधान ठीक रहता। एकदम अचानक से बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे पेज बना दिए, आदमी पढ़ने की इच्छा नहीं करता है। उससे बढ़िया तो कहता है आदमी का रामायण पढ़ लो, वहाँ पर फिर भी संस्कार ज़्यादा है। इसलिए संविधान जटिल और महाकाय आकार का बताया गया। ये मेरे शब्द नहीं है, नहीं मेरी इतना शॉर्ट काट के दे दो कि संविधान की बुराई करने वाला टीचर, मेरे शब्द नहीं है। मैं उन्हीं लोगों को इसलिए लेके आया हूँ, इनकी बुक्स पढ़ लेना, स्पष्ट वही चीज़ मिल जाएगी जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, उन्होंने अपनी भाषा में कहा है, मतलब इंग्लिश में कहा है, ठीक है, इतना ही है। तो उसके बाद अभारतीय अथवा भारतीय विरोध, ऐसा कहा भारतीय और अभारतीय विरोध का इसमें बहुत ज़्यादा चला कि भारतीय और अभारतीय दोनों ही इसमें शामिल हैं क्योंकि अब तक हम नकारते आए, जो भी कमीशन थे इस नाम पर नकारते आए कि इसमें हमारा कोई भारतीय आदमी नहीं है, लेकिन इसमें भारतीय तो थे लेकिन जो लिखा हुआ वो सब विदेशी था, इसीलिए भारतीय और भारतीय बताया गया। इसमें कहा आलोचकों ने कि भारतीय संविधान यानी अभारतीय या फिर इसे भारतीय विरोधी है क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करता। लोगों की भावना क्या है भारत देश में, वो चीज़ नहीं मानता, क्योंकि जिन जिन देशों से ये संविधान लिया गया है उन देशों में कोई तो संस्कृति नहीं है। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि शादी एक बार होगी, 1955 अधिनियम पढ़ लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट, तो एक होगी और उसके बाद में दूसरी शादी नहीं कर सकते, 7 जन्मों तक की कस्में दिलाई जाती हैं। लेकिन वहाँ पर आज जॉनसन के साथ, कल पीटर के साथ, अगले दिन बेबी बॉय के साथ, चौथे दिन लाइफ बॉय के साथ, मतलब उनका कोई पता नहीं है। अब जिनका कोई पता नहीं है तो उनका संविधान कैसे हम लिख सकते हैं, जिन्हें कल्चर ही हमें पसंद नहीं है तो हम उनकी चीज़ें को कैसे अपने ऊपर धारण कर लें। ये तो चीज़ें थोपना हो गया, ये मेरा मानना नहीं है, फिर से कहता हूँ ये आलोचकों का मानना है, उनके नाम भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उनसे अब वो जिंदा तो नहीं है लेकिन उनकी किताबों से डर लेना। जिस कारण यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त है एवं अकारण है। संविधान सभा के सदस्य लक्ष्मी नारायण साहू का कहना है, देख लो नाम लेके आया भाई, इनको मैंने अच्छे से पढ़ा, मैंने देखा, गूगल किया, उसके बाद इन्होंने कहा था, क्या कहा था वो लिखा भी है। इन्होंने कहा था जिन आदर्शों पर यह प्रारूप गढ़ा गया है उसमें भारत की मूलभूत आत्मा प्रकट नहीं होती। यहाँ का आदमी एक समाज के साथ जीता है, समाज के साथ मरता है, जबकि वहाँ का जो आदमी है समाज के साथ रहता और उनके बच्चे भी, मतलब कहते हैं ना कि आयाएँ पालती हैं। यहाँ जब वहाँ ममता नहीं है, संस्कार नहीं है, तो उनका संविधान हम क्यों यूज करें। तो लक्ष्मी नारायण साहू का कहना था कि जिन आदर्शों पर प्रारूप गढ़ा गया है वो हमारे संस्कार है ही नहीं, और जिन संस्कार है ही नहीं तो वो हमारे आत्मा प्रकट होती ही नहीं उसमें, तो संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। और ऐसा टूटने के कगार पर आया भी था, लेकिन समय समय पर संशोधन किए गए, इसलिए अब धीमे धीमे उसके पैर कहना पहले लेटा हुआ था, फिर धीमे संशोधन करके अब वो बैठ गया है। अब अभी चला नहीं है, चलने के लिए क्या है, अभी एक बीजेपी सरकार का एक तो बहुत बड़ा थैंक यू कि उसने आके क्या है कि उन चीज़ों को बदलने की कोशिश की है, जो अंग्रेज़ों की जो मानसिकता थी उनको बदलने की कोशिश की गई है। क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे आईपीसी था 1860 का, जो नियम रेगुलेशन थे उसमें आईपीसी में ये था कि जैसे किसी का बेटा है और किसी के बेटे ने मान लो गलती की है, तभी उसके यहाँ पुलिस आई होगी, तो पुलिस आती है और उनके पास सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि हम कैसे जाना है, 142, 43, 164, 65 सीआरपीसी में, 151 सीआरपीसी उसमें गिरफ्तारी संबंध लिखा हुआ है, उसमें यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जैसे वो चला जाता है, बच्चा वहाँ पर है ही नहीं पकड़ने के लिए अपराधी घर वालों को टॉर्चर करो सबसे पहले, जैसे अंग्रेजों की पुलिस करती थी, सेम वही सिचुएशन है। उनको लूटो हड़काओ, कैसे भी बुलाओ उनको, मतलब खुद में ताकत है नहीं उसको पकड़ने की, खुद इतनी मेहनत नहीं करेंगे, घर वालों को पकड़ ला वो चला आएगा। मतलब इस प्रकार की व्यवस्था पुलिस की जो भी है वो आईपीसी अंग्रेजों वाली है, उसको सुधारने का काम किया है इस बीजेपी ने। उन्होंने एक कानून पास किया था, आईपीसी नाम हटाकर कुछ क्या करें, इसका नाम बदलें,
उन्होंने भारत दंड संहिता की तरह भारत सुधार संहिता कर दिया, सुधार व्यवस्था। तो सुधार व्यवस्था करने का उन्होंने कुछ धाराओं पर काम किया है, उन धाराओं को हटाया जो धाराएं व्यर्थ थी लोगों के लिए, उन लोगों की कहते हैं खुद की जो डिग्निटी थी, अंदर की जो व्यवस्थाएं थी उनको छिड़ती थी, उनको साधा है बीजेपी ने। कुछ चीज़ों को इंग्लिश को लोकल क्षेत्रीय भाषा में क्या है कि लोकल क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया, इंग्लिश को ख़त्म किया है। और मैं कल भी चर्चा की थी कि इंग्लिश यार हमारा विषय नहीं है, एक लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारा माध्यम नहीं है। हम घर से सीख के आए थे अपनी भाषा, स्कूल में इंग्लिश, घर पे अगली भाषा, स्कूल पे इंग्लिश, नहीं तो इधर नहीं तो वहाँ पर घर की बोली जाती, घर पे इंग्लिश में बोली जाती, अब बीच में घूमते रहो धोबी कुत्ते की तरह, नहीं घर के नहीं घाट के, वो हिसाब है। तो वो व्यवस्था हमें खत्म करनी है, सरकार भी कदम उठा रही है इस पर, और जल्दी से कदम नहीं उठ पा रहे क्योंकि इसके पीछे क्या स्कैम है वो आप सब जानते हैं, ओपनली नहीं बोल सकता मैं। गांधीवादी दर्शन से दूर, आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। संविधान सभा के सदस्य के हनुमंतैया के अनुसार, अब सुन लो, गांधीवादी दर्शन से दूर का मतलब ये है गांधी जी क्या चाहते थे। गांधी जी तो देखो पहली बात यह है, गांधी जी पर आरोप लगाने से पहले आप सोच लें, गांधी जी संविधान सभा में एक दिन भी नहीं गए, सिंगल दिन। गांधी जी ने हमेशा जो भी कदम उठाए पॉजिटिव उठाए, और तब भी जब थे तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे हैं, बना रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, और मैं थोड़ा जो व्यवस्था है वो देखूं, क्योंकि यहाँ पर दंगे प्रसाद चल रहे थे। बंगाल में वो अपने आग बुझाने चले गए, उतनी देर में उन्होंने छाप दिया, लेकिन जब जाते उन्होंने एक चीज़ कही, देख लेना गाँव को जरूर देख के चलना, गाँव और गाँव के लोगों को, उन दलित वर्गों को, हरिजनों को और पिछड़े हुए लोगों को, इन सबको देखते हुए चलना है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कैसे लिखा, पूरा संविधान उठा के देख लो, सिर्फ आर्टिकल 40 और 42 आपको देखने को मिलता है, 40, 41, 42, यहाँ पर 48 तक गांधी जी को कुछ थोड़ा सा व्यवस्था दिखती है, न बाद बाकी कहीं भी नहीं गांधी जी का दिखता। लोगों का कहना था ये गांधीवादी है ही नहीं, गांधीवादी है ही नहीं, तो ये कहते हैं हनुमंतैया के अनुसार कहा गया यही वही संविधान है जिसे माधव गांधी कभी नहीं चाहते थे, और नहीं ऐसे संविधान का उन्होंने विचार किया होगा। लेकिन संविधान बन गया, जब तक वो आए फिर उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, जब लागू होने से पहले वो चले जाते हैं, और लागू हो जाता शायद एक बार वो पढ़ लेते क्योंकि वो भी बैरिस्टर थे, तो कुछ ना कुछ तभी संशोधन करा देते। वो नहीं, हनुमंतैया का कहने का मानना यह है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग नहीं गांधी के विचारों से बना, नहीं गांधी जी से अपनाते, और गांधी के हिसाब से बनाइए तो ये जल्दी ही टूट जाएगा। ठीक है। वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा गया क्योंकि ये इतना जटिल है, इसे आम आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी से समझ नहीं सकता, तो वकीलों की जेब गर्म पक्की होगी। वकील क्या है कि उनको तो क्या है, उनको पेशा बना लिया उन्होंने। वकील की व्यवस्था शुरुआत में इसीलिए की गई कि लोगों ने आलोचना की, भाई इतना कुछ लिख दिया तुम लोगों ने, अम्बेडकर साहब जी आप ये बताइए कि इतना कुछ लिख दिया है, गरीब न्याय लेने जाए तो किस पे लेने जाए, कौन सी धारा में कौन से नंबर पर उलझाओगे, कैसे उलझाओगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात मत, कोई टेंशन मत लो, काले दाग वाला यानी ब्लैक, जिस पर कोई बेदाग होगा आदमी, उसे हम आपके लिए एक वकील बनाते हैं, तुम्हारी तरफ से वो व्यवस्था करेगा और निःशुल्क करेगा, ये व्यवस्थाएं थी। लेकिन वो धंधा बन गया, कब पता नहीं चला। तो जज साहब भी क्या करते हैं आजकल, वकीलों पर डिपेंड रहते हैं, खुद का उनका दिमाग नहीं चलता कि जो सच दिख रहा हो फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि कल को वकील कम में आते होंगे। इसीलिए वकील कुछ सहारे के लिए दिए गए कि जब तक ये पीढ़ी पढ़ न जाए, क्योंकि गलती तो कर चुके थे अम्बेडकर साहब इतना पढ़ा लिखा कर, लेकिन उन्होंने यह कह दिया चलो ठीक है बड़ा हो गया कोई बात नहीं, तुम वकील कर लिया करो, तुम्हारी व्यवस्था बननी ही रहेगी। लेकिन वकीलों ने उसे धंधा बना लिया, लोग पढ़ भी गए, जब लोग पढ़ गए और अब आके लोग आवाज़ उठाना सीख गए तो जाके अब संशोधन करने लग गए। लेकिन वकील भी बहुत चालकार हैं, उसे और जटिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा आप वकीलों के बारे में बोलोगे तो हड़ताल बैठ जाएंगे, वोट बंद हो जाएगा, न्याय कम मिले। तो ये व्यवस्था है वकीलों का स्वर्ग कहा गया। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विवादपूर्ण और जटिल है। मैंने भी लॉ किया, 28 सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होता है किसी घुमा घूम कर कहीं पर कर दो। उसमें जो भी लॉ पढ़ाई गई, कंस्ट्रक्शन लॉ या जितनी फैमिली लॉ, जितनी भी लॉ पढ़ाई गई, उसमें कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं थी। आईपी सीआरपीसी ये सिर्फ ऑप्शनल थी कि अपने 4 सब्जेक्ट के बाद में एक 5वां सब्जेक्ट रख सकते हो, ऐसे करके सेमेस्टर के हिसाब से। तो उसमें कहीं नहीं लिखा गया था कि ऐसे किसी को उलझाना, बेमतलब की चीज़ों को उसे पंतरू में वो करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तो वकीलों का स्वर्ग इसीलिए कहा गया क्योंकि ये जटिल बना दिया गया था। ठीक है, तो वकीलों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है। ये था, कुछ बहुत सारी आलोचनाएं हुई। उसके बाद में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, इनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो आलोचनाएं थी वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब संविधान सभा हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उस पर आलोचना हो चुकी हैं, कल प्रस्तावना होगी। अब प्रस्तावना में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना में उन्होंने क्या क्या लिखा, संविधान में क्या क्या लिखा है, जिसकी मैं अभी भी डीगे मार रहा हूँ ना बातें, तो वहाँ पर भी हर आर्टिकल पर तुमको समझाते जाऊँगा। देखो हमने ढाला है अपने हिसाब से, लेकिन लिया तो इन्होंने विदेश से है।
उस हिसाब से आपको बताते हुए चलेंगे। आर्टिकल बातों में याद होंगे आपको, तो आर्टिकल याद नहीं किए जाते। आर्टिकल में क्या है, एज ए नंबर है, बस तुम्हें अपना कर्तव्य समझना है। मतलब हमारे लिए किताब कैसे लिखी गई है, मतलब तुम्हें ये देखना है जो किताब संविधान नाम की जो किताब है वो हमारे लिए कितनी कारगर है, इसका हम फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, इसके कुछ अधिकार हैं, मतलब इसे कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं, इसकी बात मानेगा तो कौन मानेगा, कोर्ट कब मानेगा, खुद वकील हो सकते हो, संविधान पढ़ जाओ वकील हो तुम अपने आप में। जब संविधान की जानकारी है, नियम रेगुलेशन आप जानते हैं तो बात बन जाएगी। रही बात कुछ क्या होता है जैसे आरपीसी सीआरपीसी या जो वगैरह है, तो उनकी क्या है, जो तुमने गुनाह किया है उसके हिसाब से नंबर तो मिल ही जाएगा, उस नंबर पर काम करते रहो, सच्चाई कभी छिपती नहीं छिपाने से। चलो आगे, शायरी का वक्त नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज की बात कर लें। राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया, कितना साइज होता है इसका, राष्ट्रीय ध्वज मतलब कब बना, इसमें जो चक्र है उसका महत्व क्या है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3, ऐसे होता है 3 और ऐसे होता है 2, 3-2 का अनुपात होता है। कभी कभी 2:3 भी आएगा तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस, ऑप्शन देता है। अब तुम्हारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आ जाते हैं। उसके बाद करेंगे कि सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं, उसमें सारनाथ पे स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस वाला ये वाला लिया गया है, वो कहाँ लगाते हैं, यहाँ 24 तिलियां 24 पहर को दिखाती है, 24 घंटों को दिखाती है। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई याद रखना, 22 जुलाई 1997 सॉरी 97 लिखा है, 47 को राष्ट्रीय ध्वज अंग्रेज किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने वाले व्यक्ति थे पिंगली बकैया, पिंगली बकैया, इन्होंने तैयार किया। उस हिसाब से ऊपर समृद्धि, शांति और ये हरियाली यानी प्राकृतिक व्यवस्था को दिखाने के लिए। ठीक है, आगे राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक चिन्ह को लिया गया। और इसके बाद चक्र के बाईं ओर घोड़ा है, चक्र के बाईं ओर घोड़ा है और चक्र के दाईं ओर एक सांड है। जो घोड़ा है वो अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है, जबकि दाईं ओर सांड है जो वो कृषि प्रधान बताता है कि भारत एक कृषि प्रधान है, अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। ये मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य है, सत्यमेव जयते, उसके नीचे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, उससे लिया गया है सत्यमेव जयते, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इससे राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। तो हमने राष्ट्रीय ध्वज पढ़ा, उसका अनुपात पढ़ा और फिर हमने राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ा। उसके अगला है आपका राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान वैसे तो 1911 में ये पहली बार अंग्रेजों के लिए गाया गया राष्ट्रीय गान। इस पर भी विवाद है, लेकिन विवाद अभी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये देश के लिए समर्पित कर दिया गया बाद में, इसलिए अब हम गाते हैं इसे देश के लिए गाते हैं, लेकिन पहली बार ये अंग्रेजों के लिए गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कहा गया था कि यहाँ पर जॉर्ज पंचम आने वाले हैं, उनके स्वाद के लिए आप एक कविता लिखें गाएं, तो उन्होंने पूरा भाव समझ लिया। जन गढ़ और मन अधीन हैं उस नायक के। ठीक है, तब अब तो ये तिरंगे के लिए कर दिया गया है, ये जनगण मनगण अब हम इस तिरंगे के लिए यूज करते हैं। आज प्रयोग जो कहते हैं बोलते हैं, जो सम्मान में बोलते हैं तिरंगे के लिए। ठीक है, तो अब अंग्रेजों का सीन नहीं है, तब भूल हो गई होगी बाबा जी से हमारे से, तो वो उनके लिए था। पंजाब, सिंध, इधर गुजरात, द्राविड़ नीचे वाला भारत, उत्कल, बंदे, हिमाचल, यमुना, गंगा, मतलब सब का सब उनके चरणों में सौंप दिया था। लेकिन अब हमने सबका सब अपने तिरंगे के लिए सौंप दिया है, इसलिए अब तो हमारे सम्मान्य है। जनगण मन अधिनायक अब हमारा सम्मान्य है, लेकिन हकीकत 1911 दिल्ली दरबार में गाया गया था। रचनाकार बाबा जी हैं, बंगाल भाषा में रचित था ये। 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया और दिल्ली दरबार में। गायन अवधि थे इसकी 52 सेकंड। संक्षिप्त गायन की बात करें तो 20 सेकंड में गाया जाता है और कुल पदें इसमें 5 लाइनें हैं। अब मैं राष्ट्रीय गीत की बात करूं तो ये है वंदे मातरम। वंदे मातरम थोड़ा जटिल बेशक है लेकिन अच्छा है, इसमें कुछ लिखा है। लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी और यह गीत बांग्ला भाषा में लिखित आनंद मठ से लिया गया है। और यह गीत पहली बार 1896 इंडियन नेशनल कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था। तो भाई देख लो, है तो हमारे भारतीय, ये भी अडॉप्ट किए, ये तो अच्छा ही है, हमारे भारतीय हैं। और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना भी चाहिए हमें, क्योंकि अब राष्ट्रीय गान देखो किसी के लिए गाया गया वो अलग विषय था, हमारी भूल थी, हमारी भूल नहीं थी, यानी मान लो हम गुलामी थे, अब क्या करते हैं।
बाबा जी भी मंगल पांडे बन जाते तो उनको भी फांसी लगा दी जाती, इसलिए उन्होंने कहा दिया तो कोई परेशानी नहीं इसमें। लेकिन अब हमारा ये जनगण मनगढ़ अब हमारे तिरंगा के लिए हमारा सम्मान है, अब सम्मान में इसके लिए खड़े हो जाया करें, ठीक है। अब इसका हमारा सम्मान है और सम्मान हमें देना चाहिए। राष्ट्रीय पंचांग की बात करें, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है हमारा, तो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत है, चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादौ कार कार्तिक अगहन पूस माह फागुन, ठीक है। वर्ष का प्रथम दिन 22 मार्च से स्टार्ट होता है, आदिवर्ष का प्रथम दिन 21 मार्च से स्टार्ट होता है, ठीक है। आदि मतलब लीप ईयर को आदिवर्ष बोलते हैं, और 22 मार्च सारा वर्ष है। जैसे हम जनवरी को होता है ना, ऐसे 28-29 तारीख को जो हो जाती है हमारी फरवरी में, वैसे ही यहाँ पर 22 मार्च और 21 मार्च रहता है। जो आदिवर्ष यानी लीप ईयर है वो 21 मार्च से, और जो हमारी सारा वर्ष है वो 22 मार्च से शुरू होती है। अंडरस्टैंड। चलो राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु हमारे यहाँ पर पैंथेरा टाइग्रेस, टाइग्रेस यानी बाघ है, बंगाल टाइगर। सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ ही बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था। ये बाघ ही क्यों हमने लगेगा, शेर भी ले सकते थे हम राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय जो पशु है वो हम शेर भी ले सकते थे, लेकिन शेर हमने इसलिए लिया क्योंकि शेर आलसी होता है, और जबकि बंगाल टाइगर एक फुर्तीला और लचीला और आलसी नहीं होता, हर समय अलर्ट रहता है, ताज़ा मांस खाता है। और शेर कोई दिक्कत नहीं, उसकी व्यवस्था है तो आराम करेगा, और चीता जो है वो कभी आराम नहीं करता। इसलिए हमने कहा हमारा देश का जो पशु है वो कभी भी कैसा नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। 1973 में जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जब उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही थी, तो बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था। इससे पहले राष्ट्रीय पशु शेर था। जब मैं राष्ट्रीय पुष्प की बात करूँ तो वो हमारा कमल है, प्यारा सा कमल जो आज बीजेपी का चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसे साइंटिफिक नाम है नेलुमो नुसिफीरा। यह पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो हमने जो चिन्ह लिए वो हमारे थे, ये अच्छे थे, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बाद बाकी जो थी शक की गुंजाइश वो मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। वहीं राष्ट्रीय पक्षी की बात करूँ मैं तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मयूर है, यानी पावो क्रिस्टेस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। 26 जनवरी इसे क्या हो गया है 1963, सही है, मैं इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। बाद में बहुत से देखो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन सन 2009 में आया। तो हमें समय समय पर ऐसे ही तो हमने कहा था शुरुआत में, जब हमारा संविधान बन रहा है तो उसे आराम से बनने दो, पहले शुरुआत में जरूरत की चीज़ें बनाओ, फिर धीमे धीमे उससे जुड़ते रहो नियम कानून, तो लोगों को पता लगते रहेंगे। अचानक से इतना बड़ा पुलंदा बांध दिया, ये मान लो कक्षा 5 के बच्चे को इंटर की किताब पकड़ा दी जाए और फिर चल पढ़, कैसे पढ़ लेगा बेचारा, फिर मदद लेगा ना अपनी मम्मी पापा की, अपने दोस्तों की, सबकी मदद लेगा वो। ऐसे हमारे साथ हो रहा है, संविधान अचानक से थोप दिया था ना, तो वो लोग तब से भ्रमित हैं आज तक। हमारे पिताजी रहे, हमारे बाबा जी रहे, वो तो हम प्रभु की कृपा से पढ़ गए, इसलिए अब हम भ्रमित नहीं हैं, लेकिन बाद बाकी आम आदमी तो भ्रमित ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमने जो बाद में जो जोड़ा है वो हमें अच्छा भी लगता है, याद भी रहता है, ठीक है। किसी को पूछो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग भी बता देगा गाँव से उठकर मोर है लल्ला, क्योंकि उनको मालूम था, आराम से संतुष्टि से उसे अपनाया गया था 1963 में। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद माना गया, इसे फैकस बेंगोलिनेस बोलते हैं, और जिसका वो साइंटिफिक नाम है। इसे अश्वत्थ वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। अश्वत्थ का मतलब है ये स्वस्थ है, बिल्कुल, मतलब एकदम बिल्कुल लंबे समय तक जीता है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम मैंगोफिरिया इंडिका, इससे अपनाया गया। सन 1950 में राष्ट्रीय फल घोषित किया गया था आम को। राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा, जिसे हम भागीरथी भी बोलते हैं। 4 नवंबर सन 2008 को मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। सन 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करूं तो यहाँ एशियाई हाथी, जो अक्टूबर 2010 में इसे घोषित किया गया, ठीक है। इसे राष्ट्रीय विरासत पशु, इसे हाथी को घोषित किया गया। तो अब हम राष्ट्रीय प्रतीक भी पढ़ चुके हैं, इसकी आलोचना पढ़ चुके हैं। अगली जो क्लास होगी वो आप जल्दी ही आपको मिल जाएगी। आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सूरज ठाटी ऑफिशियल। धन्यवाद।